दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों केमिस्ट्री के एक और नए क्लास में दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री में दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि हम विस्थापन अभिक्रिया देख रहे हैं तो दोस्तों, तो उसके विस्थापन अभिक्रिया में हम बात करें तो दोस्तों देखें तो हम तो जब दोस्तों धातु धातु का मतलब जिसको हम माने तो टनाटन करे, जैसे कि लोहा, सोना, कॉपर, जो टनाटन करे या फिर जिसके अंत में एम लगा हो, जैसे कैल्शियम, सोडियम, सबके अंत में एम लगा है दोस्तों। तो आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जिसके अंत में एम लगा हो वह धातु होता है। तो जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया जब भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा। मतलब देखिए दोस्तों, जब दो मजबूत लोगों का टक्कर होगा तो दो मजबूत लोग जब कमजोर कोई लड़ेगा तो एक पक्ष पीछे हट जाएगा और लड़ाई बंद हो जाएगा। लेकिन जब दो मजबूत पक्ष का आपस में टक्कर हो गया दोस्तों तो खून बहना निश्चित है दोस्तों। तो वैसे ही धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया हुआ तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, अब अवश्य ही हाइड्रोजन गैस निकलेगा और लवण बनेगा। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं दोस्तों, और यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, तो जैसे कि एम जी दोस्तों, जैसा कि मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम एक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यह अम्ल हो गया दोस्तों और Mg हो गया। तो दोस्तों यह क्या बनाएगा, तो MgCl2 प्लस H2। तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस, जैसा कि हाइड्रोजन गैस इससे निकलेगा दोस्तों जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करे। तो अब दोस्तों जब हम यहाँ पर Mg लिखे और यहाँ Cl2 क्यों लिखे दोस्तों, तो दोस्तों क्लोरीन की जो संयोजकता होती है, क्लोरीन की संयोजकता एक होती है। तो हम आपको सिखाए थे कि इसका टोपी इसका पैर और इसका टोपी इसका पैर। तो दोस्तों अगर Mg का संयोजकता कुछ होता है तो क्लोरीन में लगता, और क्लोरीन की संयोजकता Mg में लगता, Mg के नीचे लगता। तो Mg की संयोजकता 2 है दोस्तों, तो MgCl2 प्लस H2O हो जाएगा। लेकिन दोस्तों क्लोरीन की संयोजकता एक होती है, तो जो एक होता है दोस्तों उसको कोई भी भाव नहीं मिलता, वह एक ही रह जाता है मेरे मित्रों। तो MgHCl से अभिक्रिया करके दोस्तों MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। अब दोस्तों कुछ कुछ गैस है दोस्तों, देखिए हम आपको अभिक्रियाशील लिख के दिखाते हैं। Li के लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, हाइड्रोजन, कॉपर, सोना, चांदी। तो दोस्तों यह हाइड्रोजन से जो भी ऊपर के तत्व है दोस्तों, हाइड्रोजन से ऊपर के तत्व है, सब अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे वाला गैस है दोस्तों जो एकदम शांत है, इनको कोई भी मतलब नहीं है अभिक्रिया से, तो यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या नहीं बनाएगा, तो यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा और लवण नहीं बनाएगा दोस्तों। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हम यहाँ लिख सकते हैं धातु अम्ल से अभिक्रिया करके धातु अम्ल से अभिक्रिया करके धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण नहीं बनाएगा, लवण नहीं बनाएगा। तो दोस्तों धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण नहीं बनेगा, लेकिन कौन धातु दोस्तों, तो ये तीनों धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण नहीं बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा दोस्तों, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा। लेकिन वही बात करें तो दोस्तों जितने भी धातु है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, यह धातु हम लिख सकते हैं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा।
क्या दोस्तों, तो हाइड्रोजन गैस धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मुक्त करेगा। लेकिन ये तीनों शांत, इनको आप इस तरह से याद कर सकते हैं दोस्तों। ये कुत्ता पहनेगा सोना और चांदी, तो कुत्ता सोना चांदी यानी कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण नहीं बनाएंगे और ना ही हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करें, तो दोस्तों इसके बाद हम बात करें तो एक अपवाद है दोस्तों जिसके बारे में हम बात करते हैं। अगर कॉपर को हम अभिक्रिया कराएं सल्फर, तो अगर हम दोस्तों कॉपर की अभिक्रिया कराएं किससे, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले बनेगा दोस्तों क्या, तो Cu बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा, Cu बनेगा और SO4 बनेगा। तो नहीं दोस्तों, यह कॉपर है दोस्तों, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये तीनों अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेंगे दोस्तों, तो यहाँ बन जाएगा CuO, क्या दोस्तों, CuO प्लस, क्या बन जाएगा दोस्तों, प्लस H2 गैस मुक्त नहीं होगा दोस्तों। यहाँ क्या होगा, तो H2O बनेगा और प्लस SO4, सल्फर सल्फर सल्फेट गैस मुक्त होगा यहाँ दोस्तों। यह एक अपवाद है। कॉपर जब किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो सल्फेट मुक्त होगा, यहाँ हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होगा। तो दोस्तों आपको इसको याद रखना है। अब आपको हम कुछ बताते हैं दोस्तों जो कि शॉर्ट चीज, कुछ आपको अम्ल के नाम याद रखना है, जैसे कि जो कि इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल के क्या होगा दोस्तों, तो NO3, और एक याद आपको रखना है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो दोस्तों आपको इन तीन अम्लों के बारे में दोस्तों जरूर से जरूर याद रखना है। सबसे पहले दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और उसके बाद बात करें नाइट्रिक अम्ल तो NO3, और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। आपको इन तीनों अम्लों का नाम याद रखना है दोस्तों। अब दोस्तों अब बात करें तो एक और एग्जाम्पल हम इसके देखते हैं दोस्तों कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण कैसे बनाता है दोस्तों। तो हम बात करें दोस्तों तो अम्ल किससे दोस्तों, तो धातु से अभिक्रिया करके, तो दोस्तों Na प्लस HCl से अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों, HCl से अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ दोस्तों धातु हो गया और ये अम्ल हो गया। अभी हम बताएं क्या दोस्तों, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो Na जब अभिक्रिया कराएगा दोस्तों तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा ही दोस्तों, क्योंकि धातु और किससे अभिक्रिया हो रहा है, तो अम्ल से, और यहाँ बनाएगा दोस्तों Na प्लस Cl। अब दोस्तों चूंकि दोनों की संयोजकता 1-1 है दोस्तों, तो संयोजकता का कोई बदला बदली नहीं होगा और यहाँ संयोजकता समान रूप से लिख दिया जाएगा। अब उसके बाद हम देख लिए दोस्तों कि विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद हम बात अब करते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विव विस्थापन अभिक्रिया मेरे मित्रों। क्या दोस्तों, तो उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विव विस्थापन, तो इसको विस्थापन के जगह पर हम लिख सकते हैं अब उभय विस्थापन, उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है या द्विव विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको समझने के लिए हम आपको सबसे पहले कुछ चित्र बनाते हैं दोस्तों। यह है रमेश दोस्तों और यह है गीता, यह रमेश है और यह गीता है दोस्तों। अब ये दोनों हैं दोस्तों, अपने दोनों हेडफोन लगाए हैं दोस्तों, और यह हैं जो अपना निक बैंड लगाए हैं, निक बैंड लगाए हैं दोस्तों, जो कि गला में टांगने वाला होता है। तो अब दोनों का चेंज होगा दोस्तों।
अब रमेश लगा लेंगे निकबैंड और गीता लगा लेंगे क्या दोस्तों, तो गीता लगा लेंगे हेडफोन। गीता लगा लेंगे हेडफोन दोस्तों। अब दोस्तों आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं दोस्तों, द्विव विस्थापन जो अभिक्रिया है दोस्तों, यह चेंज होता है दोस्तों, जो भी ऊपर होता है दोस्तों, क्या दोस्तों, तो ऊपर का चेंज होता है। अब देखिए यह रमेश है दोस्तों, तो रमेश अपना चेंज करेंगे। तो दोस्तों हम बात करें तो इसमें क्या होता है दोस्तों, बदला बदली। यह रमेश है दोस्तों, यह गीता है। अब दोनों गीता है जो लगाए हैं ईयरफोन और रमेश लगाए हैं हेडफोन दोस्तों। आधुनिक काल में आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब दोस्तों जो गीता है, गीता के पास चल गया क्या दोस्तों, तो गीता के पास अब चल गया हेडफोन और रमेश ले लिए निकबैंड दोस्तों, यानी कि हेडफोन ले लिए। तो आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों, इसमें होता है दोस्तों। देखिए अब आपको हम इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं दोस्तों। तो बात करें दोस्तों, तो एग्जाम्पल पहला है MgSO4, MgSO4। और उसके बाद बात करें दोस्तों तो NaCl, NaCl। अब बराबर क्या होगा दोस्तों, तो अभी हम क्या बस बोले दोस्तों, अदला बदली होगा क्या। तो सबसे पहले यहाँ पर रमेश को हम लिखेंगे दोस्तों, तो रमेश Mg हो गए। अब क्या बोले, हेडफोन का बदला बदली होगा, तो इनका हेडफोन ई है और इनका हेडफोन ई है और इनका हेडफोन ए है दोस्तों। तो अब होगा बदला बदली दोस्तों। अब Mg के साथ Cl आ जाएगा, और चूंकि दोस्तों क्लोरीन की जो संयोजकता होती है दोस्तों एक होती है, तो एक को हम लिखेंगे नहीं। लेकिन बात करें मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, तो MgCl2 हमें लिखना ही होगा। अब उसके बाद बात करें दोस्तों, तो अब क्या बोले दोस्तों, अब हो गए ये, अब इनका हेडफोन बदलेगा दोस्तों। तो अब उसके बाद Na के साथ क्या आ जाएगा दोस्तों, तो SO4, NaSO4 दोस्तों। तो आप समझे दोस्तों, मतलब बदला बदली होगा लास्ट के तत्व, यानी कि इसको आप हेडफोन मानिए दोस्तों। हेडफोनों का एक दूसरे में अदला बदली होगा। तो Mg के साथ आ गया Cl2 इनका हेडफोन, और Na के साथ आ गया इनका हेडफोन दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप द्विव विस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया समझ गए होंगे दोस्तों। या फिर इसको आप मान सकते हैं कि टोपी का अदला बदली हो रहा है दोस्तों, इनका टोपी इनमें, इनका टोपी इनमें। अब उभय विस्थापन दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों तो वियोजन अभिक्रिया। क्या दोस्तों, तो वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, तो दोस्तों वियोजन अभिक्रिया में होता है दोस्तों, इसमें होता है दोस्तों CO प्लस CO2, CaO प्लस दोस्तों CO2। तो दोस्तों वियोजन जो अभिक्रिया होता है दोस्तों, कैसे आप मान लीजिए कोई रमेश है, रमेश का दिल है जो दोस्तों गीता तोड़ दिए, तो रमेश कहते हैं गीता तूने मेरे दिल का वियोजन कर दिया दोस्तों। तो वियोजन का मतलब होता है दोस्तों टूटना। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि यह CO प्लस O है दोस्तों, तो यह जुट के CO2 हो गया दोस्तों। तो यह हो गया संयोजन अभिक्रिया दोस्तों, यानी कि जुट रहा है, यानी कि इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। वहीं यह बात करें तो यह 2 है और यह 1 है और यह टूटकर 2 हो गया दोस्तों, तो वियोज हो गया दोस्तों। हम इसको कहेंगे वियोजन अभिक्रिया, यानी कि यह टूट जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया, और यह हो गया संयोजन अभिक्रिया। तो आप दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप वियोजन अभिक्रिया भी समझ गए हो दोस्तों। आप इसका एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, MgCO3। तो यह भी टूटेगा दोस्तों, MgO प्लस CO2। तो वियोजन हो गया दोस्तों, टूट गया, तो इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया दोस्तों। अब बात करें दोस्तों तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो दोस्तों अभी हम केमिस्ट्री का बस बेसिक देख रहे हैं, इसके बाद हम चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो आप समझते जाइए जल्द से जल्द, और कम भी आप समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप आगे समझ सकते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है दोस्तों, तो वह अभिक्रिया
वह अभिक्रिया दोस्तों जिसमें ऊष्मा निकलता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलता है। ऊष्मा निकलता है दोस्तों। एग्जाम्पल दोस्तों श्वसन। देखिए दोस्तों, आप कभी देखे होंगे जब आप सांस लेते होंगे दोस्तों, जब हम सांस तो हमारे दोस्तों जब उसको आप हाथ से ऐसे करके फील कीजिएगा दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा हीट टाइप का, ऊष्मा टाइप का लगेगा दोस्तों, क्योंकि ऊष्मा का निष्कासन होता है दोस्तों। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है दोस्तों, उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा है हम जो कि दिन भर करते रहते हैं दोस्तों, जिसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं क्या दोस्तों, तो श्वसन। तो श्वसन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के। अब दोस्तों हम बात करें तो हम करीब करीब सब अभिक्रिया, संयोजन, वियोजन, उभय विस्थापन, ऊष्माक्षेपी सबको देख लिए दोस्तों। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व के बात करने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों, जिसका नाम है अनुभार निकालना। किसी भी तत्व का अनुभार कैसे निकालें दोस्तों। अनुभार, अनुभार तो दोस्तों इसको हम आपको निकाल के सिखाते हैं दोस्तों। H2O। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये परमाणु द्रव्यमान याद रखना है दोस्तों। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझे। अणु, अणु और परमाणु। तो दोस्तों अणु जो होता है दोस्तों वह साथ साथ होता है, जैसे H2O हो गया दोस्तों, CO2 हो गया दोस्तों। आप इसमें देख सकते हैं कि एक से अधिक तत्व है दोस्तों, तो इसको हम बोल देंगे क्या, तो अणु। परमाणु वही बोलेंगे दोस्तों। तो जैसे कार्बन हो गया दोस्तों, नाइट्रोजन हो गया दोस्तों, ऑक्सीजन हो गया, तो इसको हम बोलेंगे परमाणु दोस्तों। लेकिन अणु साथ साथ होता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, अणु। तो अब क्या निकालना है हमको, अणु का भार, यानी कि अणु। अणु मतलब हो गया दोस्तों साथ साथ, साथ साथ। अब इसका निकालना है हमें भार, तो इसको हम बोलेंगे अनुभार। तो अब हम निकालने वाले हैं अनुभार। तो दोस्तों हाइड्रोजन का आपको परमाणु द्रव्यमान पता होगा दोस्तों, नहीं पता है तो आप कहीं ना कहीं से देख लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो हम बताते हैं दोस्तों क्या होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है दोस्तों, 1। आपको कुछ नहीं करना, धीरे धीरे आपको चल के आपको आगे की ओर बढ़ना, 1 होता है। अब हाइड्रोजन कितने हैं दोस्तों, मान लीजिए कि रमेश है दोस्तों, और रमेश का वजन 5 kg है दोस्तों, और रमेश 2 गो हो गए हैं दोस्तों। तो हम 2 से मल्टीपल करेंगे दोस्तों, 2 से गुना करेंगे, तो हाइड्रोजन 2 गो है तो 2 से गुना करेंगे। अब एक और आदमी आ गया दोस्तों, तो उसको हम अलग से प्लस करेंगे ना दोस्तों, उनका अलग वजन होगा। तो ऑक्सीजन का जो होता है परमाणु द्रव्यमान दोस्तों, परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो 16। तो दोस्तों 2 + 16 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 18। कितना हो जाएगा, तो 18। अब उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों तो कार्बन डाइऑक्साइड की। तो आपको दोस्तों फिर से देखना है कि क्या है, सबसे पहले कार्बन। अब कार्बन महाराज ठहरे अकेले, सिंगल बॉन्ड दोस्तों। तो अब हमको सिर्फ कार्बन का देखना होगा। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान होता है दोस्तों 12। तो 12 हम प्लस प्लस जोड़ देंगे, और इधर से पधारे महाराज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बोल रहे हैं कि मैं 16 परमाणु द्रव्यमान के साथ हूँ, तो 16। बस इतना ही लिख के छोड़ देंगे। इधर से कहेंगे महाराज हम 2 गो हैं, तो अब 2 गो हैं तो 2 से गुना कीजिए, तो 16 दूनी 32 + 12 = 44। तो यह हो गया दोस्तों परमाणु द्रव्यमान, या सॉरी दोस्तों अणु द्रव्यमान। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप अणु द्रव्यमान समझ गए होंगे दोस्तों। अब दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है दोस्तों। क्या आता है दोस्तों, तो दोस्तों अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि अब अगर हम H2O में इतना परमाणु द्रव्यमान जोड़ दिए दोस्तों, तो अब इसमें पूछ देगा कि ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है। अब अणु भर पूरा H2O यानी कि जल का 18 ग्राम है, 18 ग्राम है,
पूछ देगा कि ऑक्सीजन का, सिर्फ ऑक्सीजन का कितना परसेंट है। तो दोस्तों उसको हम आपको निकालना सिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 18 ग्राम किसका द्रव्यमान है दोस्तों? 18 ग्राम द्रव्यमान में 18 ग्राम में ऑक्सीजन का कितना है दोस्तों? तो ऑक्सीजन का 16 दोस्तों। तो ऑक्सीजन का 18 ग्राम में ऑक्सीजन की प्रतिशत ज्ञात करें। प्रतिशत, तो 18 ग्राम में ऑक्सीजन की प्रतिशत पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछ रहा है। तो अब हम दोस्तों ज्ञात कैसे करेंगे दोस्तों? तो हमको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? तो 18 ग्राम जल में अगर हम देखें ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा दोस्तों, तो हमको सबसे पहले देखना होगा दोस्तों 1 ग्राम में, क्योंकि 1 ग्राम में देखना होगा कि ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा है दोस्तों। तो कितना, तो ऑक्सीजन की कितना था दोस्तों? 16। तो अब हो जाएगा दोस्तों 16/18। 18 पूरा जल है, 18 ग्राम पूरा जल है, उसमें देखना है हमको 16 ग्राम यानी कि ऑक्सीजन का। तो 16/18 हो जाएगा दोस्तों। अब प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जैसा कि 100 से गुना करना पड़ता है दोस्तों, तो अब हम ज्ञात करेंगे 100 ग्राम का। 100 ग्राम का, तो दोस्तों 16/18 गुने 100 ग्राम। तो दोस्तों अब हम इसको काटेंगे दोस्तों, तो 18 9 से कट जाएगा दोस्तों, और यह 8 से कट जाएगा। अब यह 800/9 आ जाएगा। अब अगर हम इसको भाग दे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 88.2%। तो यह निकल गया दोस्तों 88%, यानी कि दोस्तों ऑलमोस्ट जो भाग है दोस्तों वो क्या है? ऑक्सीजन का है जल में। हाइड्रोजन से ज़्यादा मात्रा में जल का अनुभार है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखें दोस्तों 18 ग्राम कुल मिला के आया, उसके बाद जल में ऑक्सीजन की प्रतिशत है, ऑक्सीजन का अनुभार 16 है दोस्तों। तो अब 1 ग्राम में 16/18 हो जाएगा दोस्तों, 16/18, क्योंकि 18 ग्राम में निकालना है ऑक्सीजन का परसेंट। तो 100 ग्राम बटा 16/18% में निकाल देंगे दोस्तों, तो यह निकल के आ जाएगा हमारे सामने दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इसको समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से दोस्तों। अब आपको एक यूरिया होता है दोस्तों, उसका हम निकाल के दिखाते हैं। यूरिया जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों NH2, क्या होता है दोस्तों? NH2CONH2। तो दोस्तों सबसे पहले हमको नाइट्रोजन का देखना होगा। तो दोस्तों नाइट्रोजन का होता है 7 और 14 होता है दोस्तों परमाणु द्रव्यमान। अब देखना होगा हाइड्रोजन की, तो 1 गुने 2 प्लस कार्बन का दोस्तों 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन का फिर से 14 दोस्तों, उसके बाद हाइड्रोजन का 1 गुने 2। तो हो गया दोस्तों कितना? तो 14 नाइट्रोजन का सिर्फ 28 हो जाएगा दोस्तों, और यह दू 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 हो जाएगा दोस्तों, और 2 4 किसका हो जाएगा दोस्तों? तो हाइड्रोजन का, और कार्बन का 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा दोस्तों। तो यह कुल मिला के 50 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 28 4 32, 32 2 34, 10 44, 60 हो जाएगा दोस्तों। यह 60 ग्राम कुल मात्रा कुल अनुभार आ गया किसका दोस्तों? यूरिया का, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 60 ग्राम कुल मिला के आ जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करें, तो जब 60 ग्राम आया दोस्तों, तो अब क्या निकालना है? इसमें हमको नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करना है दोस्तों, क्योंकि यूरिया का जो खाद के बोरा होता है उसमें लिखा होता है दोस्तों कि नाइट्रोजन। अब एग्जाम में पूछ दे तो दोस्तों आपको कोई आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए। यूरिया में कितना मात्रा होता है किसका? तो नाइट्रोजन का। तो बच्चे सोचेंगे कि यूरिया के खाद के बोरा पे तो हम देखे नहीं। तो दोस्तों आपको देखना नहीं, आपको यहाँ से समझ सकते हैं कि उसमें कितना परसेंट रहता है। तो अब देखते हैं दोस्तों, तो 28, तो बात करें तो 60 ग्राम यूरिया में नाइट्रोजन यानी कि कितना है दोस्तों? नाइट्रोजन कितना है खुद? तो नाइट्रोजन हो जाएगा 28 ग्राम। 28 ग्राम का प्रतिशत। तो दोस्तों तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों?
1 ग्राम बराबर हो जाएगा तो 60 28/60। तो दोस्तों 100 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 28/60 गुने 100। तो इसको हम अब काटते हैं दोस्तों। तो यह हो जाएगा 7 चौक 28 और 15 चौका 60, 700/15, 700/15 दोस्तों। या हम कह सकते हैं दोस्तों, इसको एक और तरीके से हम काट सकते हैं, 7 चौक 28 और 15 चौका 60, तो 700/15 हो जाएगा। अभी जब यह 700/15 हो गया दोस्तों, क्या दोस्तों 700/15 हो गया, तो इसको अगर हम भागा देंगे दोस्तों, तो इसको हम भागा देंगे दोस्तों, तो यह आ जाएगा 48.6%। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों कि यूरिया के जो खाद में यूरिया की मात्रा होती है दोस्तों 48.6% होता है दोस्तों, 48.6%। आप इसको भागा करके भी ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको रट के भी याद कर सकते हैं। सिर्फ यूरिया का ही ऐसा होता है, थोड़ा टफ होता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आज के लिए आपको क्लास समझ में आएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद दोस्तों।